अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 9th बायोलॉजी और ओवरऑल 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए 100% फ्री ऑनलाइन बैच। और एग्जाम से पहले हम आपको देंगे 100% टारगेट पेपर्स, टारगेट वर्कशॉप्स, टारगेट नोट्स, एग्जाम गाइडेंस, यूट्यूब लाइव और गैप्स के दौरान आपके लिए मोटिवेशन और किस तरीके से अपने टाइम को बेहतरीन इस्तेमाल करना है फॉर प्रिपरेशन ये बताया जाएगा। और बिफोर एग्जाम्स ये जो वर्कशॉप होगी पूरी, इसकी बहुत ही मिनिमम सी कॉस्ट होगी, लेकिन अभी हम पूरा पढ़ रहे हैं A to Z, तमाम चीजें कवर करेंगे। और अगर आप हमारे इस बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.drarees.com। ठीक है बेटा, ये हमारी वेबसाइट है। इस पे जैसे ही आप जाएंगे इस वेबसाइट पे तो आपको एक व्हाट्सएप का बटन नजर आएगा। इस व्हाट्सएप के बटन पे, ये हमारी वेबसाइट drarees.com, इस व्हाट्सएप के बटन पे आप क्लिक करें तो आप सीधा हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आप हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट होंगे हम आपको अपने बैच का पार्ट बना देंगे। और ये व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। तो चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से शॉर्ट बहुत ज्यादा कसीर तादाद में बनते हैं बायो के पेपर के अंदर। ठीक है, 9th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो अब सबसे पहले तो भाई वर्ड डाइवर्सिटी का मतलब क्या है ये समझना है हमें। ठीक है, वर्ड डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? देखो बेटा, डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब होता है वेरिएशन। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएशन या वेराइटी। ठीक है, वैरायटी और वेरिएशन। और वर्ड बायो का मतलब क्या होता है? बायो है ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइवर्सिटी है उसके बारे में पढ़ने को नाम दिया जाता है बायोडाइवर्सिटी। अब करोड़ों अरबों टाइप के स्पीशीज इस दुनिया में पाए जाते हैं। इंसान, गधा, डॉग, कैमल, हॉर्स, एक्स वाई जेड, पता नहीं कितने कितने तो ऐसे जिनके बारे में पता भी नहीं है हमको। तो भाई मिसाल के तौर पे अगर मैं ये देखना चाहूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो क्या मैं एक एक का नाम अलग अलग पढ़ूंगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई, या बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि हम कुछ ऐसा तो करें कि कम से कम कुछ चीजों की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना शुरू करें। कि भाई मिसाल के तौर पे बॉडी पर हेयर्स जिन जिन एनिमल्स के होते हैं वो ये हैं, जिनके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ये हैं, जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट प्रॉपर मौजूद है 4 चेंबर वाला वो ये हैं, जिनके पास 2 चेंबर वाला है वो ये हैं। तो वो पूरा ग्रुप बन जाएगा। अब इस पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि इसके पास हार्ट है 4 चेंबर वाला, तो हमें आसानी हो गई पढ़ने में। तो अब अगर हम बुक में आ जाते हैं तो भाई देखो, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? डाइवर्सिटी का मतलब हो गया वेरिएशन। ठीक है, दस डिफाइंड एज द बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशी। ठीक है, यानी कि स्पीशीज के अंदर भी डाइवर्सिटी है। मिसाल के तौर पर इंसानों की बात कर लो, अब देखा जाए तो तमाम इंसानों के पास जो कि बाय बर्थ कोई डिफेक्ट ना हो, नॉर्मल इंसान जितने भी हैं सबके पास 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 32 दांत, 2 होंठ, सर पे बाल। ठीक है, और ईच एंड एवरीथिंग तमाम इंसानों के पास सेम है। लेकिन स्टिल अगर मैं कहूँ स्किन कलर, कितने टाइप के स्किन कलर है दुनिया में? हाइट, कितनी लोगों की ऊंची नीची। ठीक है, बोलने का अंदाज, ठीक है, चेहरे की बनावट, मतलब स्पीशीज के अंदर वैरायटी वो अलग है और स्पीशीज के दरमियान वैरायटी वो अलग है। मिसाल के तौर पे अब इंसान बंदर से अलग है ना भाई, वैरायटी है, वेरिएशन है। ठीक है, एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी कि द बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग, अंदर या दरमियान स्पीशीज के, एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआस, एल्जाई, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ना है हमें ये? ठीक है, biodiversity provides many beneficial products which includes fiber, oil, dyes, rubber, water, timber, paper, food. It stabilizes the ecosystem. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज। मिसाल के तौर पे अगर फंजाई की डिस्कवरी नहीं होती, हमें नहीं पता लगती ये बात कि फंगस भी कोई चीज़ होता है या फंजाई भी कोई चीज़ होती है, तो बेटा कभी भी एंटीबायोटिक नहीं बन पाती। क्योंकि आपको ये बात पता है कि पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन
एक फंजाई से बनी थी जिसका नाम था पेनिसिलियम, बनाने वाले का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, तो वो कभी भी नहीं बन पाती, ठीक है। मेडिसिन फ्रॉम नेचर अकाउंट्स फॉर यूजेज ऑफ 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, इट इज ऑल्सो ब्यूटिफाइज द नेचर विद लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन, ठीक है। अब आ जाए थोड़ा सा आगे, सवाल ये आ जाता है एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, हम क्लासिफाई करेंगे कैसे और क्लासिफाई करना क्यों है हमें, ठीक है। आ जाए, अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ द अबंडेंस, कसीर तादाद, बहुत तादाद है ऑर्गेनिजम्स की, ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, देयर आर करंटली अराउंड 1.5 मिलियन स्पीशीज, ठीक है, 1.5 मिलियन स्पीशीज that have been described and have been given scientific name in future, कह रहा है अभी तक 1.5 मिलियन हो चुकी है, आगे फ्यूचर में कितनी हो जाए कुछ नहीं पता, कितनी डिस्कवर होती जाए कि भाई ये एक नई चीज, ये एक नया ऑर्गेनिज्म देखा हमने आज, इससे पहले कभी इसका ना नाम सुना था ना कभी इसको देखा था, ठीक है। टू स्टडी सच अ डाइवर्स पैक ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ, बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, दिस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आपने कहा सर ठीक है, हम जो है इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे, हमें उन्हें क्लासिफाई करना है, हम चाहते हैं कि हम उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना दें। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपने कहा सर किस बुनियाद पर बनाए, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए। मैंने कहा बड़ा अच्छा सवाल है, आ जाओ देखते हैं। मैंने कहा देखो भाई सबसे पहला प्रिंसिपल ना, तुम एक काम करो, तुम बना दो मॉर्फोलॉजी को, चैप्टर नंबर 1 जाके देखो अगर मॉर्फोलॉजी नहीं पता, ठीक है, चैप्टर 1 जाके देखो, मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन उसमें कराई है मैंने कहा भाई दिखने में, जाहिरी कैरेक्टर में जो ऑर्गेनिज्म सेम नजर आ रहे हैं उनको एक साथ रख दो। आपने कहा सेम नजर आ रहे हैं का क्या मकसद है, क्या वो फंक्शन सेम कर रहे हैं या दिख सेम रहे हैं। मैंने कहा दोनों। देखो भाई ऑर्गन्स दो किस्म के पाए जा सकते हैं ऑर्गेनिज्म में। नंबर 1, दिख सेम नहीं रहा लेकिन काम सेम कर रहा है। मिसाल के तौर पे हॉर्स, घोड़ा, उसके पास भी टांगे, आपके पास भी टांगे, दोनों का काम क्या है, चलना, यानी कि काम दोनों का सेम है लेकिन देखने के एतबार से बहुत फर्क है। तो जो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास कुछ ऑर्गन्स हैं वो होते हैं होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब क्या है, होमोलोगस का मतलब है सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दिखने में सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। अब जैसे कि भाई हाथ या हाथ की बोन्स आपके पास भी है, चमगादड़ के पास भी है, डॉग के पास भी है, हॉर्स के पास भी है, वेल मछली के पास भी है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात बताता चलो आपको बहुत जरूरी, पानी में या समंदर में सबसे बड़ी मछली कौन सी है। मैं आपसे पूछ लूँ अगर विच वन इज द लार्जेस्ट फिश इन द ओशन, आप बोलेंगे सर वेल है। मजे की बात आपको बताऊं आगे चल के, वेल मछली ही नहीं है, वेल मैमल होती है, ठीक है। वेल क्या है, मैमल है, वेल फिश ही नहीं है। आपने कहा हाँ सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं, जाके सर्च कर लो गूगल पे, गूगल के ऊपर, वेल फिश ही नहीं है। तो सबसे बड़ी फिश जो है ना ओशन में वो होती है ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। चलो, तो आपने कहा सर होमोलोगस ऑर्गन्स का क्या मतलब है, उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे। मैंने कहा देखो भाई दिखने में सेम है, फंक्शन सेम नहीं कर रहे। अब जैसे जो फंक्शन हॉर्स की लेग कर रही है क्या तुम्हारी लेग कर सकते हैं, जितना तेज और जितना वेट उठा के वो हॉर्स भाग सकता है अपने टांगों की वजह से, क्या तुम भाग सकते हो, नहीं। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर अगर आप देखें ये ह्यूमन हैंड है, ये ह्यूमन हैंड है, ठीक है। यहाँ पर एक बोन ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और यहाँ पर 5 मेटाकार्पल्स, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फेलेंजेस। इसी तरीके से अगर आप कैट को देख लें तो ये एक बोन, यहाँ पर 2 बोन, उसी तरीके से ये आ गई कार्पल्स, ये आ गई मेटाकार्पल्स, ये आ गई फेलेंजेस। वेल को देख लें वही ऊपर वाली एक बोन, फिर 2 बोन्स, फिर 5। इसी तरीके बैट के फ्लैपर को देख लें तो वही वाली ऊपर एक बोन, फिर 2 बोन्स और फिर ये फेलेंजेस। तो देखने के एतबार से मॉर्फोलॉजिकली ये सारे सेम तरीके से बने हुए लेकिन सबके डिफरेंट फंक्शन हैं, सबके अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक है। ये तो हो गया होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब है सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। एनालोगस का मतलब क्या होता है, एनालोगस का मतलब होता है डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, दिखने में मुख्तलिफ है लेकिन फंक्शन सेम कर रहा है। जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बैट, दोनों का फंक्शन क्या है, ऑर्गेनिज्म को उड़ाना,
लेकिन दिखने में क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हो गई मॉर्फोलॉजी। इसके बाद है टेक्सोनोमिक हियरार्की। टेक्सोनोमिक, बेटा टेक्सोनोमी कहा जाता है, ये भी मैंने अपने पहले चैप्टर में जब कराया उसमें हाँ बता चुका हूं मैं। टेक्सोनोमी कहा जाता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा कि भाई बिल्कुल ना नैरो से स्टार्ट करो कि बिल्कुल छोटा लेवल क्लासिफिकेशन का क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, वो है स्पीशी। करीब करीब स्पीशीज वाले ऑर्गेनिज्म को अगर हम ग्रुप कर दें वो बन जाएगा जीनस। जीनस को ग्रुप कर दें वो बन जाएगा फैमिली। फैमिली को ग्रुप कर दे बन जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर को ग्रुप कर दे बन जाएगी क्लास। क्लास को ग्रुप कर दे बन जाएगा फाइलम। फाइलम को ग्रुप कर दे बन जाएगा किंगडम। ठीक है, और बेसिक यूनिट कौन है क्लासिफिकेशन का, वो है स्पीशी। आपने सर स्पीशीज का क्या मतलब है, मैंने कहा देखो बहुत आसान सा तुम्हें तरीका बताता हूँ स्पीशी को फाइंड आउट करने का। दो ऑर्गेनिजम्स को मैं सेम स्पीशी उस वक्त कहूंगा जब वो दोनों इंटरब्रीड करके, आम लफ्जों में शादी करके, इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें। एक ऐसा ऑफस्प्रिंग, एक ऐसा बच्चा पैदा करें कि जो आगे नस्ल बढ़ा सकता हो, ये कहलाते हैं स्पीशी। ठीक है, तो अब मामला क्या है कि 10 ऑल मेंबर्स ऑफ, देखो लिखा हुआ है 10 ऑल मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज शेयर द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन नेचुरली इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और करीब करीब स्पीशीज वालों को सम कर दिया जाता है जीनस में। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर तुम देखो ह्यूमंस, तो स्पीशी साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियन। स्पीशी क्या है, सेपियन। जीनस क्या है, होमो। फैमिली क्या है, मोनिडी। और ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। क्लास क्या है, मेमेलिया। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। किंगडम क्या है, एनिमेलिया। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो भाई आपके पास ये चार्ट है, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, सही है, लाजमी याद करिएगा। इसके बाद एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हम चाहते क्या है क्लासिफिकेशन, हम कर क्यों रहे। बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी, ताकि स्टडी किया जा सके इजीली। सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है भाई, टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली, टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। भाई अगर इनके मुताबिक अगर दो चीजें सेम तरीके से बनी हुई हैं और तकरीबन सेम काम कर रही हैं, तो कहीं पीछे इन दोनों का एंसेस्टर सेम हो सकता है। ठीक है, इनके मुताबिक। तो बेटा अब हम जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ। देखो सबसे पहले तो बात यहां पर यह आ जाती है कि हमने क्लासिफाई क्यों करा ऑर्गेनिजम्स को, ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया। ठीक है, अब कौन कौन से एनिमल्स को किस किस ने क्लासिफाई करा और किस तरीके से करा और क्या काम करा, ये हमें देखना है डिटेल के साथ। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो हमारे पास एक ग्रीक फिलोसफर आ जाता है जिसका नाम है एरिस्टोटल। ठीक है, और एक बॉटनी जिसको कार्लोस लीनियस कहा जाता है, और ये सी लीनियस जो है बेटा यही कहलाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये एमसीक्यूज का पॉइंट है, याद रखना है लाजमी। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बुक पे पेज नंबर 35 पे कि कार्लोस लीनियस इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये लाजमी बात याद रखनी है, एमसीक्यूज में ये सवाल बहुत सी दफा पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम बात स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहला नाम आता है एरिस्टोटल और कार्लोस लीनियस का। ठीक है, इसके बाद अब जैसे यहाँ पे एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इट वाज एरिस्टोटल हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सोनॉमी एज वी प्रैक्टिस टुडे। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी या एनिमल की क्लासिफिकेशन कितने तरीकों से होती है कि भाई या तो उनके अंदर आप सिमिलैरिटीज देख लें, ठीक है, कि भाई ये चीजें सिमिलर हैं तो इनको ग्रुप कर दिया जाए। ठीक है, या फिर उनकी बहुत सारे फंक्शंस जो है वो सिमिलर होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं शार्क हो गई और गोल्ड फिश हो गई, दोनों ही पानी में रह रही है, दोनों फिशेस के अंदर जो है वो क्लासिफाई हो जाएंगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय टाइप एंड बाइनोमियल डेफिनेशन। ठीक है, एरिस्टोटल के बारे में लिखा हुआ है was the first to attempt classify all kinds of animal in his book of animals Historia Animalium। ठीक है, लैटिन नाम है इसका। ठीक है, और बाद में फिर और साइंटिस्ट आए जिन्होंने काम किया। एक मुस्लिम साइंटिस्ट का भी नाम आता है और वो है अबू उस्मान उमर अल जाहिज, और ये अरब जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को बाकायदा स्लॉटर करा और उसके अंदर फिर स्टडी करा कि क्या क्या चीजें मिल रही हैं, कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं, किस तरीके से क्या फंक्शन कर रहा है, तमाम चीजें। ठीक है, इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो है किताब अल हैवान, बुक ऑफ एनिमल्स, जो कि बहुत रिमार्केबल जो है वो एक कंट्रीब्यूशन है इन क्लासिफिकेशन।
अब इसके बाद हमारे पास एनिमल्स किस तरीके से क्लासिफाई होना शुरू हुए, किस किस तरीके से आज जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास मौजूद है, वो स्टार्ट होती है बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन से, कि सबसे पहले तो एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया दो ग्रुप्स के अंदर, ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है। उसके बाद हमारे पास आई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली हम लोग पहुंच गए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट वेटिकर। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट वेटिकर। रॉबर्ट वेटिकर ने 5 किंगडम्स में तमाम एनिमल्स को, मतलब ओवरऑल तमाम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, ये 5 किंगडम्स हैं। और किस बुनियाद पर किंगडम्स बेटा? पहली बुनियाद है सेल और उसकी टाइप, दूसरी बुनियाद है न्यूट्रिशन और उसकी टाइप, ठीक है। तो आओ देखो, सेल्युलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट। अब आपको एक चीज तो पता है ना, वैसे आगे चल के मुझे चैप्टर सेल में भी ये बात बतानी है, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा एक बार इसको पहले बता देता हूँ कि हमारे पास अगर हम सेल की बात करें तो सेल होता है दो टाइप का, ठीक है। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और एक को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये होगा यूकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनिज्म होते हैं दो टाइप के, कुछ होते हैं यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल पर पूरी बॉडी रखने वाले, और कुछ होते हैं मल्टी सेल्युलर, यानी कि बहुत सारे सेल्स पर उनकी बॉडी कंसिस्ट कर रही है। याद रखना यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक जो है ना, प्रोकैरियोटिक वो हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं, हमेशा। लेकिन यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि यूनिसेल्युलर दो टाइप के पाए जाएंगे, एक प्रोकैरियोट पाया जाएगा या फिर यूकैरियोट पाया जाएगा। और मल्टीसेल्युलर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब क्या होते हैं? वो होते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। और ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या है, ये आगे चल के चैप्टर सेल में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं। तो हमारे पास पहली तो हो गई सेलुलर स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, वो न्यूट्रिशन कैसे हासिल कर रहा है, कि वो ऑटोट्रॉफ है, जैसे कि प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ है, इंजेस्टिव ऑटोट्रॉफ है, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ है, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है। ये सारी चीजें आगे चल के बहुत डिटेल से चैप्टर न्यूट्रिशन में हमें ये चीज पढ़नी है कि न्यूट्रिशन की क्या टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ किसे कहते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आप देखें तो ये काफी अच्छा एक चार्ट बना हुआ है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्लासिफाई होना शुरू हुए, और सबसे पहले आ गया किंगडम मोनेरा। ये वो है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं, और साथ साथ में इसमें एग्जांपल क्या आ गए, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आ गए। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन आ गया? एब्जॉर्प्शन करने वाले, फोटोसिंथेसिस करने वाले, इंजेक्शन करने वाले, ठीक है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन वाले जो है वो कौन हो गया? किंगडम फंजाई हो गया, किंगडम प्लांटी हो गया जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और इंजेक्शन करने वाले कौन हो गए? किंगडम एनिमेलिया हो गया। इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें हमें चैप्टर न्यूट्रिशन में बहुत डिटेल से कवर करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि भाई किस किंगडम में किस ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा में तमाम प्रोकैरियोट्स को रख दिया गया, ठीक है, इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इनके पास, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा में कौन आ गया? किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर आ गए, यानी कि यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन यूनिसेल्युलर है, एक सेल पे डिपेंड करते हैं। It is a place for all the eukaryotic unicellular organisms except yeast, which some of them have the feature of both plant and animal like. Most protists are aquatic. It includes protozoa and unicellular algae. ठीक है, यूनिसेल्युलर algae होता है और प्रोटोजोआ पाया जाता है इसमें। किंगडम फंजाई में कौन आ गया? फंजाई का डेफिनेशन बहुत आसान है, इसको ऐसे याद कर लें, मीना। मीना, मीना क्या है? मल्टी सेल्युलर, यूकैरियोटिक, नॉन क्लोरोफिलस, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। मल्टी सेल्युलर एक से ज्यादा सेल पे कंसिस्ट करेगा, यूकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले सेल मौजूद हैं, ठीक है। नॉन क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस नहीं होता, या फिर ए क्लोरोफिलस भी कह सकते हैं। मैं नॉन क्लोरोफिलस कहता हूँ, याद करना आसान होता है। नॉन क्लोरोफिलस, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, एब्जॉर्ब करेगा खाना, डायरेक्ट खा नहीं सकता, डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो मल्टी सेल्युलर, यूकैरियोटिक, नॉन क्लोरोफिलस, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। They have cell wall made up of chitin. They have a body called mycelium, which is made up of thread-like structure called hyphae. ठीक है, आगे जब फर्स्ट ईयर में आओगे ना तो वहां पर आप चैप्टर फंजाई पढ़ोगे बहुत डिटेल से ना, तो वहां पर ये डेफिनेशन फिर दोबारा से रिपीट होती है, ठीक है। फिर आ जाओ किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी कौन हो गया भाई? मल्टी सेल्युलर है, ठीक है, मल्टी सेल्युलर है, यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिल है, और ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। तो अब देखो
multicellular eukaryotic photosynthetic organism. They have cell wall mainly made up of cellulose. cellulose से cell wall बनती है. आगे cell wall, cell membrane सारी चीजें बहुत डिटेल से कवर करनी है, ठीक है. It includes multicellular algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. ठीक है. लास्ट में एनिमेलिया. ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर. तमाम एनिमल्स क्या होते हैं? मल्टीसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं. पहले इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. विच आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स विदाउट सेल वॉल. सेल वॉल नहीं पाई जाती सेल में. इट इंक्लूड्स ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट प्रोटोजोआ. क्यों प्रोटोजोआ क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा में पाया जाता है. ये देखो, इट इंक्लूड्स प्रोटोजोआ, ठीक है. ये पाया जाता है किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है. अब एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि इन पांचों किंगडम्स में नहीं है मौजूद, लेकिन मजे की बात यह है कि उसका सेल भी नहीं है, एसेल्युलर है, सेल भी नहीं है, और वो है वायरस. वायरस को किसी भी किंगडम में रखा नहीं जा सकता. उसका रीजन क्या है? वायरस सेल ही नहीं है. अगर हम किसी भी किंगडम की बात करें, मोनेरा की बात करें, प्रोटिस्टा की बात करें, एक्सवाइजेड किसी भी चीज की, किसी भी किंगडम की बात करें, भाई सेल तो है, भले ही वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, कुछ भी, सेल तो है. वायरस के पास सेल ही नहीं है. ये किसी किंगडम में फिट ही नहीं हो सकता. तो इस वजह से इसको अलग ही रखा जाता है हमेशा से. वायरस इज नॉन सेल्यूलर, ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट. ऑब्लिगेट यकीनी, ऑब्लिगेट यकीनी, एंडोपैरासाइट सेल के अंदर घुस के काम करने वाला, सेल के अंदर घुस के सेल की तमाम चीजों को या फिर ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक है. लिव्स इनसाइड होस्ट सेल. इट डज नॉट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सेल ही नहीं है. बट डू हैव न्यूक्लियर मटेरियल. न्यूक्लियर मटेरियल है, either DNA or RNA. It has protein code called capsid that encloses the nucleic acid. It reproduce only inside the host cell. सिर्फ host cell के अंदर reproduce कर सकता है. अगर host cell के बाहर है तो ये dead consider होता है, ठीक है. Due to its non-cellular nature, it cannot be placed in any of 5 kingdoms. ये reason बेटा आ सकता है why virus is not placed in any kingdom. तो उसका reason क्या है? Due to its non-cellular nature. It causes numbers of diseases in plant like tobacco mosaic disease, etc. and animals like cold, flu, dengue, polio, hepatitis, AIDS, etc. Prions and viroids are non-cellular particles. Also cannot be placed in 5 kingdom classification system. ठीक है भाई, ये तो हमारे पास हो गई 5 किंगडम्स. अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ठीक है, बाई का मतलब दो, नोमियल का मतलब नाम, नोमेनक्लेचर का मतलब नाम देने का ढंग या नाम देने का सलीका. भाई हुआ ये कि जब इंटरनेशनली साइंटिस्ट जुड़े, जोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, बायोलॉजिस्ट जुड़े और किसी एक ऑर्गेनिज्म पे बात होना स्टार्ट हुई, तो वहां ये होता था कि मैं बात कर रहा हूं किसी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, सामने वाले की जबान में वो कुछ और है. जैसे कि हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में कांधा प्याज को कहते हैं, अनियन को कांधा कहते हैं, कांधा. और उर्दू में कांधा शोल्डर को कहते हैं, ठीक है ना. तो इस वजह से ना बहुत कंफ्यूजन होती थी कि भाई ये सामने वाला बात क्या कर रहा है या किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा है. अगर कोई रिसर्च पेपर है तो इसमें ये जो वर्ड लिखा है किस ऑर्गेनिज्म का है. तो इस वजह से ओवरऑल द वर्ल्ड एक सोसाइटी बनाई गई कि भाई तमाम ऑर्गेनिजम्स का ना एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए, और किसी भी रिसर्च पेपर में या किसी भी साइंटिफिक फोरम पे जब बात हो उस ऑर्गेनिज्म के हवाले से तो उसके साइंटिफिक नेम के को लिया जाएगा, जिससे तमाम साइंटिस्ट को पता लग जाए कि भाई इस ऑर्गेनिज्म की बात करी जा रही है. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन नेम ऑफ अनियन इन उर्दू इज प्याज, बट इन अदर रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज गांधा और बेजल. ठीक है, बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज नोन एज एलियम सीपा. अब मिसाल के तौर पे आप कहीं इंडिया के किसी इलाके में हैं, वहां पर कोई प्याज लेने वाला है तो उसको कांदा बोलेगा कि भाई कांदा चाहिए. अब हमारी जबान में कांदा शोल्डर है, ठीक है. तो लेकिन अगर एक पाकिस्तान का साइंटिस्ट, एक इंडिया का साइंटिस्ट बैठ के प्याज के ऊपर बात कर रहे हैं, अनियन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो नाम लेंगे एलियम सीपा. ठीक है, समझ आ रही बात. अब सवाल ये नाम दिया कैसे जाता है, इसके रूल्स क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बेटा ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है. ठीक है, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सही है, यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा. अनियन का नाम एलियम सीपा, मैंगो, नीम, इन सबके नाम. फ्रॉग का नाम राना टिग्रीना, कैट का नाम फिलिस कैटिस. ठीक है, मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई का नाम. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज बन जाते हैं, बता रहा हूँ मैं. ठीक है,
इसके बाद अगर आप आ जाए प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर, तो बेटा प्रिंसिपल्स क्या है? चंद प्रिंसिपल्स हैं जिनसे नाम दिया जाएगा, नाम लिखने का तरीकेकार है, ठीक है। सबसे पहले तो नाम को इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाएगा जब भी किसी भी रिसर्च पेपर के दरमियान में आ रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने फ्रॉक के ऊपर कोई रिसर्च कर दी, अब मैं फ्रॉक का नाम बार बार उस रिसर्च पेपर में आ रहा है तो मैं इटैलिक में लिखूंगा उसे, ठीक है। दूसरी बात कि पहला नाम हमेशा जेनरिक होगा यानी कि जीनस नेम होगा और दूसरा स्पीशी नेम होगा, ठीक है। और पहला नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। पहला नेम हो गया जीनस नेम, पहला जीनस नेम और दूसरा स्पीशी नेम, ठीक है। जीनस नेम का पहला लेटर कैपिटल होगा हमेशा। द फर्स्ट वर्ड ऑफ नेम इज जेनरिक ऑलवेज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर, वाइल सेकंड टर्म इज स्पीशी विच इज नेवर कैपिटलाइज्ड, जिसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता। जैसे कि अगर यहां पर आप देखें कैटिस फिलिस या राना टिग्रीना, इसमें आर कैपिटल है, टी स्मॉल है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें एलियम सीपा, ए कैपिटल है, सी स्मॉल है, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद व्हेन द साइंटिफिक नेम इज रिटन फर्स्ट टाइम, अगर मिसाल के तौर पे मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूं, उसमें बार बार फ्रॉक का नाम आ रहा है, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। अब हर बार मैं उसको राना टिग्रीना नहीं लिखूंगा, पहली दफा मैंने बता दिया, पहली लाइन में ही आ गया राना टिग्रीना। अब जब भी मैं उसको आगे लिखूंगा ना, मैं लिखूंगा आर टिग्रीना, आर टिग्रीना, यानी कि उसका नाम मैंने अब राना, यानी जो जेनेरिस जीनस नेम है ना, वो मैंने पूरा नहीं लिखा, उसकी जगह सिर्फ एक कैपिटल लेटर लिख दिया उसका, ठीक है। It is written full, but when it is repeated several times, it is abbreviated. For example, the scientific name of red rose is Rosa indica. It is abbreviated as R indica. जैसे कि बहुत सी बार हम करते हैं ना, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद अरीज अली, तो उसको लिख दिया एम अरीज अली, ठीक है। और इसके बाद sometimes author names appear after species name, which means the species was described by him. बहुत सी बार साइंटिफिक नेम रखते हुए हमने जिस साइंटिस्ट ने दरियाफ्त दिया उस स्पीशी के बारे में सबसे ज्यादा काम किया है ना, उसी का नाम रख दिया एंड में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। इट मींस मैंगीफेरा इंडिका वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, क्यों हमें बायोडायवर्सिटी और ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए उनका, ये एक समझ लें एक सोशल टॉपिक है कि क्यों ऐसा हमें करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हवाले से बहुत सारी बातें करी हुई हैं, लेकिन काम की बात सबसे लास्ट लाइन में, कंजर्वेशन सिंपली इज द वे ऑफ केयरिंग, केयर करनी चाहिए हमें, ठीक है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, किसी भी चीज की, ठीक है। सेविंग द स्पीशीज इनहेबिट ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर। आपको पता है इस केयर ना करने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी स्पीशीज इस दुनिया से खत्म हो गई, बहुत सारी स्पीशीज खत्म होने वाली हैं। अभी एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि मतलब एक जानदार जो किसी जमाने में इस दुनिया में था, अब जानदार दुनिया में था का मतलब ये नहीं है कि कल एक जो है वो कोई जानदार मर गया तो आप कह रहे हैं कि हम इसकी केयर कैसे करें, तो मौत अल्लाह ने लिखी हुई है, नहीं। मैं कह रहा हूँ उसकी नस्ल ही खत्म हो गई, एंड मतलब वो आगे दुनिया में पाया ही नहीं जाएगा वो, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है अभी अभी पढ़ाता हूँ मैं आपको, ठीक है। रीजंस क्या है, ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज and biological resources which are essential to live our life on earth. Biodiversity boosts ecosystem productivity where each species can easily survive in their habitat. If the one will not conserve biodiversity, so food chain and ecosystem will be imbalanced. Food system हिल जाएगा, ecosystem हिल जाएगा, ठीक है। With more plants, trees and animals, the soil improved and became stronger, less prone to erosion. यानी कि खंडर बनने से बच जाएगी, ठीक है। Drought and flooding, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आ जाए हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, ये एग्जाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली चीज़ तो डिफॉरेस्टेशन कहाँ किसे आता है, फॉरेस्ट का ख़त्म हो जाना, काट देना, उनकी जगह रोड बना देना, उनकी जगह सोसाइटियाँ बना देना, उनकी जगह बिल्डिंग बना देना। और देखो फॉरेस्ट जहाँ से ख़त्म होगा ना, जहाँ से जंगलात जहाँ पे ख़त्म होंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो जाएगा, वहाँ पे गर्मी अचानक से बढ़ जाएगी, वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक जंगल है, उसमें 1 लाख किस्म की स्पीशीज पाई जा रही है, जंगल आपने खत्म कर दिया, अब वो 1 लाख किस्म की स्पीशीज नहीं होंगी वहां पर, तो क्या होगा, वहां की सॉइल भी खराब होगी, वहां की एनवायरनमेंट भी खराब होगा, सारी चीजें खराब होंगी, ठीक है। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड, दरख्तों का काट देना और फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर देना कहलाता है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब इसके नुकसान क्या है, कॉजेज क्या है। डिफॉरेस्टेशन इज डन डेलिबरेटली, जानबूझ के करी जाती है, ड्यू टू माइनिंग,
माइनिंग करना है, ज़मीन से कुछ निकालनी है, मादनियात और बहुत सारी चीज़ें। पेपर मेकिंग, अर्बनाइजेशन के भाई ये जंगलात वाला इलाका है, इसको यहाँ से काटो, यहाँ पे शहर बसा दो, ठीक है। टिम्बर, लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल कि भाई हमें लकड़ी चाहिए, हमें फर्नीचर बनाना है, हमें ये करना है, पेपर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, दरख्त काटो, ठीक है। फॉर मेकिंग रोड्स एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, ठीक है। इफेक्ट्स क्या है, खतरात क्या हो जाएंगे डिफॉरेस्टेशन से? डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन ग्रेट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी सच एज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी वहां पर। प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। जब आपने जंगलात ही काट दिए तो वहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और ऑक्सीजन कम होगी। मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, which leads to global warming. Temperature will be high, that causes glaciers melting, which is the reason of rising sea levels. जो सी लेवल रेज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर सैलाब आते हैं, फिर बहुत सारी चीजें आती हैं, क्यों, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ये सब क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। एंड कॉस्ट फ्लड, इट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ हैबिटेट लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, सॉइल इरोजन, लो रेनफॉल ड्यू टू नो ट्रांसपिरेशन आर ऑल्सो द रिजल्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये सारे खतरात और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के। ये आ गए इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो हैं बेटा कि जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जिनको कंजर्व या प्रिजर्व करना हमारी बहुत अहम ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी आगे जाके, ठीक है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एंटरटेनमेंट और फूड, फालतू में शिकार कर रहे हैं किसी जानवर का, ठीक है, अब वो एक्सटेंट होता जा रहा है, उसकी नस्लें खत्म होती जा रही है, ठीक है। एनिमल्स आर बिकम एंडेंजर्ड एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन फ्यूचर और some have gone extinct surely of not finding the last individual of the species in the ecosystem, के एक भी इंडिविजुअल उस स्पीशी का नहीं बचा हुआ। some of the endangered species are mentioned below, कौन कौन सी है, जैसे कि लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, ठीक है, ग्रीन सी टर्टल है, स्नो लिपर्ड है, मार्कोपोलो शीप है, यूरोपियन ऑटर है, ठीक है, और ये डॉर्माउस हो गया, इंडस रिवर डॉल्फिन हो गई, एशियन ब्लैक बेयर हो गया, सिंध आइबेक्स मारखोर हो गया, ठीक है। आपको पता है मारखोर का शिकार नहीं कर सकते, उसके ऊपर जो है वो पाबंदी है, आप पाकिस्तान में मारखोर का शिकार, उसकी पाबंदी लगी हुई उसके ऊपर, ठीक है। अगर कोई आते भी तो हैवी हैवी तरीन टैक्स दे के फिर वो करता है, क्योंकि मारखोर जो है वो एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, पाकिस्तान का जो है वो नेशनल एनिमल है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है, और इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट आएंगी, क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से आएंगी, वो इंशाल्लाह हम आपको टारगेट पेपर के अंदर डिटेल से बता देंगे, ठीक है। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।